भारत के संविधान में महिला की सुरक्षा को बहुत ही महत्व प्रदान किया गया है और अलग अलग सरकारों ने महिला की सुरक्षा से संबंधित नए नए कानून समय समय पर बनाए हैं, जिससे कि महिलाएं समाज में अपने आप को सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुलश्रेष्ठ और एक बार फिर से हमारे इस चैनल रसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल में जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं, जिससे कि हम समाज में थोड़ी सी जागरूकता और सकारात्मकता ला सकें। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर यह सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें कि हम अलग अलग कानूनों पर बहुत ही सिंपल भाषा में जानकारी देते हैं, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उन प्रावधानों को समझ सके। यदि आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम जिस कानून की चर्चा करने वाले हैं वो है इंडियन पेनल कोड की धारा 498A, जिसके बारे में आप सभी ने सुन तो जरूर ही रखा होगा। भारतीय विवाहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। ये अलग बात है कि आज इसका उपयोग महिला की सुरक्षा के लिए कम और पति और उसके परिवार को परेशान करने के लिए ज्यादा किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये आईपीसी की धारा 498A। इस धारा के अनुसार यदि कोई पति या पति के परिवार के कोई सदस्य पत्नी के प्रति क्रूरता का व्यवहार करेगा तो उसको 3 वर्ष तक की कैद की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। दरअसल भारतीय दंड संहिता में दहेज के लिए किए जाने वाले महिला के उत्पीड़न को धारा 498A में आपराधिक कृत्य माना गया है और इसीलिए बोलचाल की भाषा में इसे दहेज उत्पीड़न कानून भी कहते हैं। हम यहां पर कानून में दी गई परिभाषाओं पर नहीं जाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसका मतलब आपको सरल भाषा में समझा सके। धारा 498A को आईपीसी में 1983 में विवाहित स्त्रियों पर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करने तथा डराने धमकाने से राहत प्रदान करने के लिए लाया गया था। किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करने पर यह वाली धारा लगाई जाएगी। साथ ही दोषी पाए जाने पर पति या उसके रिश्तेदारों को अधिकतम 3 साल की सजा और उचित जुर्माने का प्रावधान भी है। अब अगर हम ये देखें कि आखिर ये क्रूरता शब्द के मायने क्या है, तो हम विचार करने पर पाएंगे कि इसको आईपीसी में बहुत ही बृहत रूप से समझाया गया है। इसमें बहुत सारे एंगल्स देखने को मिलते हैं, जैसे किसी भी महिला के शरीर या स्वास्थ्य को शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचाना, किसी महिला के शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न के कार्यों में शामिल होना, यहां किसी महिला की किसी बात के लिए उसे ब्लैकमेल करना भी शामिल है, किसी महिला की किसी भी मांग को पूरा करने के लिए उसके साथ गैर कानूनी संबंध को बनाना या उस महिला का शोषण करना आदि। दहेज के लिए किसी महिला का बार बार उत्पीड़न करना भी इसी क्रूरता के ही अंतर्गत आता है। अगर आप किसी महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं तो भी एक क्रूरता की श्रेणी में ही आएगा। पीड़ित महिला घटना के 3 साल के अंदर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा सकती है, लेकिन कोर्ट को यह अधिकार है कि इस समय सीमा के खत्म हो जाने के बाद भी यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि यह न्याय के हित में है तो वो शिकायत पर विचार कर सकती है। पति और उसके परिवार के खिलाफ ये एक बहुत ही खतरनाक कानून है और पहले तो इसमें तुरंत अरेस्ट भी कर लिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि इस कानून का बहुत ही दुरुपयोग हो रहा है और ज्यादातर पुरुष झूठे मामलों में फंसाए जा रहे हैं और सख्त कानून होने के कारण उनको जल्दी कोई राहत भी नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के दुरुपयोग को कानूनी आतंकवाद भी कहा है और इस धारा के अंतर्गत सीधे गिरफ्तारी या बिना वारंट की गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई है और व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार अब पीड़ित महिला या पीड़ित महिला का कोई रिश्तेदार अब सीधे पुलिस के पास न जाकर मोहल्ला कमेटी के पास जाएगा। मोहल्ला कमेटी शिकायत पर जांच पड़ताल करके पुलिस को रिपोर्ट देगी और इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस निर्णय लेगी कि इस मामले में आगे कोई कार्रवाई करने की जरूरत है
या नहीं है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इस कानून का दुरुपयोग रुक नहीं रहा है। मोहल्ला कमेटियां बनी ही नहीं है। सरकार को इस कानून में जरूरी संशोधन करना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि पुरुषों का झूठा उत्पीड़न रुक सके। यहां ध्यान देने की बात यह भी है कि इस धारा में मुकदमे चलने के बाद बहुत ही कम मामलों में, लगभग 20% मामलों में ही दोष साबित हो पाता है, और 2018 में तो यह कन्विक्शन रेट सिर्फ 13% था। तो इस धारा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष पक्ष के लिए एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत का प्रावधान कर दिया है, लेकिन महिला की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अरेस्ट पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई है। यदि पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर अग्रिम जमानत दे सकते हैं। यहां यह बात जानना भी बहुत जरूरी है कि यदि आरोपी को पहले कभी किसी ऐसे जुर्म के लिए दोषी ठहराया जा चुका है तो ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काफी कानून बनाए हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी काफी सख्ती के साथ किया जाता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन कानूनों का उपयोग पुरुषों के उत्पीड़न के लिए ज्यादा होने लगा है और पुरुषों को झूठे मामलों में फंसाकर उनके जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि कानून जिस उद्देश्य से बनाए गए हैं उनका उपयोग उसी के लिए करें और किसी को परेशान करने के लिए दुरुपयोग ना करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थोड़ा डूबा हूं मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।